हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने कल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी कहती है, दैट इज लाइफ स्पैन इसने डिस्कस किया है। फिर इसने ये कहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक बार बर्थ लेगा उसकी डेथ निश्चित है। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मॉर्टल बनकर यानी कि अमर होकर नहीं आया है। तो इसने लाइफ स्पैन डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, यानी कि लाइफ स्पैन क्या था कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जितना भी वक्त है, यानी कि द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ, ये डेथ कोई एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो उस इंटरवल को आप क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन, यानी कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है, ये हमने पिछले क्लास में किया है। और ये साइज पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि ये जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। और इसमें एनसीईआरटी दो एग्जाम्पल लेती है, क्रो एंड पैरट को, कि अगर क्रो एंड पैरट को देखें तो साइज लगभग सेम है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों की लाइफ स्पैन बहुत अंतर है। क्रो की कहाँ आप देखेंगे तो क्रो की लगभग 14-15 साल, वही पैरट की देखेंगे तो 140 ईयर्स। उसी तरह एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी लेती है पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री को लेकर, कि लगभग मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री की साइज लगभग सेम है, इसके बावजूद भी मैंगो ट्री और पीपल ट्री के लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये साइज पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, एक्सेप्ट इसने कहा है नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एनसीईआरटी इमोर्टल मानती है। इसका रीजन क्या था वो भी हमने देखा था। और ये कुछ आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ के लाइफ स्पैन गिवन है, कुछ के लाइफ स्पैन नहीं गिवन है। देखिए यहाँ पर गिवन है क्रो का 15 ईयर्स और आपका पैरट का 140। तो यही एनसीईआरटी बताती है कि दोनों का लगभग साइज तो सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन बहुत लगभग 10 गुना ज्यादा है पैरट का। इसका मतलब लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आपका जो पॉइंट था, हमने सारे ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस अपनाते हैं वो उनके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा और उनके इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सम अदर फैक्टर। ये 3 वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस सेशंस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के केस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है हम उसे आज डिस्कस करेंगे। ये सब हमने बाइनरी फिशन, बर्ड्स, इंसिस्टेशन, स्पोरुलेशन, ये सब हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा, अब आप प्लांट्स को अगर देखिए, प्लांट्स मीन्स हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके पास क्या होंगे? रूट्स होंगे, स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद इसमें फ्लावर। जो फ्लावर है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। और उसके अलावा जो रूट, स्टेम, लीव्स हैं वो इसके वेजिटेटिव पार्ट है। अब इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम दोनों पार्ट पर डिस्कस करेंगे, यानी कि एक तो हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा डिस्कस करेंगे इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होगा, लेकिन वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज करते हुए होगा। अब सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तब कहेंगे जब सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनी पेरेंटल। वेन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनी पेरेंटल, ठीक, यूनी पेरेंटल। अब इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमें दो चीजों पर ध्यान देना है। एक तो हमें इसके वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर, और दूसरा कि हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज करेंगे, लेकिन दो पेरेंट्स का नहीं, सिर्फ एक पेरेंट का। तो अगर हम इसके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीफ, अगर हम इन रूट, स्टेम या लीफ को यूज कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे अंडर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और इनको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। एक हमारा आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्योंकि ए सेक्सुअल इन प्लांट्स ये आते हैं 2 प्रोसेसेस में। तो एक आपने देखा वेजिटेटिव और एक है एपोमिक्सिस। अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस। तो वेजिटेटिव के अलावा दूसरा कौन है? एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस का डिफिनेशन क्या हुआ? एपोमिक्सिस अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पर? एंड प्लांट्स में। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय
एगैमोस्पर्मी। अब ये आपके पास एक नया वर्ड आया, एगैमोस्पर्मी। अब इसका मतलब क्या है? एगैमोस्पर्मी का मतलब है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से होगा। अब देखिए, जब आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे वहां किसी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोज का प्लांट है, उस रोज के प्लांट से ही आपने 5 छोटे छोटे स्टेम्स काटे और उन पांचों स्टेम्स को आपने अलग अलग गमले में लगा दिया। अब पांचों स्टेम्स एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह कुछ महीने में ग्रो कर जाएंगे, वहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसी तरह रूट एंड लीफ का भी होता है, वहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। वही अंतर है यहाँ एपोमेक्सिस में। क्या होगा? यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो रहे हैं, लेकिन एगैमोस्पर्मी। अब एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। चूंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि आप एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा, यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी वो तो एसेक्सुअल हो जाएगा। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये इसका लाइन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस यानी कि एगैमोस्पर्मी। अब बात ये है कि आपके पास अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये अगर आप एक ओव्यूल को बनाएं तो ये मान लीजिए ये एक कार्पेल या पिस्टिल, जो भी आप कह लें, दोनों नाम सेम है। अगर हम यहाँ इसका इस तरह से टीएस लें, ट्रांसफर सेक्शन करें, और इस डायग्राम को अगर हम जूम करके बनाएं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रही ओवरी वॉल, ये रहा सॉफ्ट टिश्यू प्लेसेंटा, यहाँ से ये स्टॉक, और ये रहा इसका इंटेगुमेंट। जनरली जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं वो 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, एक इंटेगुमेंट आउटर एंड वन इज इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये आपने कहा ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट एंड दिस वन इज इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट्स हैं। इंटेगुमेंट्स क्या बनाते हैं? ये मिलकर सीड कोट बनाते हैं, बाद में चल के ये सीड कोट बनाते हैं। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, दोनों मिलकर सीड कोट बनाते हैं। अब इसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू रहेगी, जो इनिशियली उस सेल्स को आप कहते हैं न्यूसेलस। तो यहाँ जो सेल्स हैं उनको आप कहते हैं न्यूसेलस है। क्या है यहाँ पर? न्यूसेलस है। इनको आप कहते हैं न्यूसेलस, तो इनको आपने बोला न्यूसेलस। ठीक है, ऑब्वियसली प्लांट है, ऑब्वियसली बात है कि जब प्लांट डिप्लॉयड है तो ये न्यूसेलस भी क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। इंटेगुमेंट्स भी क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, हर एक पार्ट डिप्लॉयड होगा क्योंकि अभी मियोसिस हुई ही नहीं है। अच्छा, नॉर्मली जनरली होता क्या है कि ये मैं जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जनरली होता क्या है। जनरली होगा ये कि ये एक न्यूसेलस जो कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, और ये चलेजल एंड है, तो एक न्यूसेलस जो कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल है, ये अपना साइज क्या करने लगेगा? थोड़ा बड़ा करने लगेगा, है ना। और ये जो स्पेशल टाइप का एक न्यूसेलस जो कि अपने साइज को बड़ा करने लगा है, तो ये बाकी न्यूसेलस से थोड़ा अलग दिखने लगेगा। इसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ऑब्वियस ही बात है ये भी डिप्लॉयड होगा, यानी मेगा स्पोर मदर सेल क्या हुआ? इसे आप क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। किसकी मदर है ये? मेगा स्पोर की। तो इसी से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये कौन सा एमएमसी कौन सा है? न्यूसेलस का ही एक खास सेल है जो कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड है, और वो अपने साइज को इनलार्ज करना शुरू कर देगा, तो वो बाकी न्यूसेलस के सेल से थोड़ा डिफरेंट दिखने लगेगा। सो एमएमसी इज अ type of nucellus. It is a part of nucellus which is towards the micropylar end, and it enlarges its size, looks different from the other nucellus cell, and this is called as megaspore mother cell. अब ये भी डिप्लॉयड है। अब बाद में चल के होता क्या है कि इसी जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। क्या होगी? मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स आर फॉर्म। 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनते हैं। अब ये 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बन गए। अब नेचर का करिश्मा देखिए,
इनमें से 3 मेगा स्पोर डी जनरेट कर जाता है, 3 मेगा स्पोर्स डी जनरेट्स, है ना। और सरवाइव कितना करेगा, सिर्फ एक, ओनली 1 मेगा स्पोर, ओनली 1 मेगा स्पोर सर्वाइव्स, ठीक है, सर्वाइव्स। और इसी एक मेगा स्पोर में आगे चल के 3 माइटोटिक डिवीजन होती है और ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए, अब आपको जो समझना है वो यहाँ ये समझना है कि हमने बोला कि ए सेक्शुअल इन फ्लावरिंग प्लांट में, वेजिटेटिव पार्ट को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस एक तरह का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट में होता है बाई एगामोस्पर्मी। एगामोस्पर्मी होता है कि इम्ब्रियो फॉर्मेशन तो होगी लेकिन वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से होगी। ये स्ट्रक्चर जो पूरा बनाया है हमने, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का है। अभी ये अनफर्टिलाइज्ड है क्योंकि अभी इसमें मेल गैमेट यानी कि पॉलिन ग्रेन नहीं आया है, मेल गैमेट नहीं आया है। तो अभी ये ओव्यूल कैसा होगा, अनफर्टिलाइज्ड होगा, अनफर्टिलाइज्ड है। अब इसी से जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम कहेंगे एगामोस्पर्मी हो गया। अब इस एगामोस्पर्मी को आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर एगामोस्पर्मी किसे हम कहते हैं वो ध्यान से देखिए। अगर यानी कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया तो एक टाइप है जिसको आप कहते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ सी, यहां पर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन एक डिप्लॉयड सेल है, कौन सा, जैसे मान लीजिए न्यूसेलस है, न्यूसेलस हो गया या इंटेगुमेंट्स हो गया, इंटेगुमेंट्स, ठीक है। अब न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड है ना, ये दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड है। अब इन न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से अगर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी कि अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसे हम डिफाइन करेंगे कि इम्ब्रियो डेवलप्स या इम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इम्ब्रियो फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस by न्यूसेलस इसको जरा सा ठीक है, फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेगुमेंट या इंटेगुमेंट, ठीक है। अब चूंकि ये डिप्लॉयड सेल से बना हुआ है तो ये इम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, ठीक। सेकेंड इज नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, रिकरेंट एगामोस्पर्मी, नेक्स्ट इज रिकरेंट एगामोस्पर्मी, रिकरेंट एगामोस्पर्मी में क्या है, इसमें भी इम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, इसमें भी इम्ब्रियो बनेगा, लेकिन इम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड है, और इसी से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, एमएमसी डिप्लॉयड है तो ये भी क्या है, डिप्लॉयड होगा, इम्ब्रियो भी डिप्लॉयड बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका डिफिनेशन क्या हो जाए, हाँ, एडवेंटिव का एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, इट इज़ वेरी कॉमन इन सिट्रस, सिट्रस जानते हैं ना, नींबू, लेमन, आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, तो वो सब क्या है, सिट्रस है, उनमें ये एकदम कॉमन है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ नेक्स्ट इज रिकरेंट, इसमें क्या आपने देखा, एमएमसी है, यानी कि यहाँ पर इम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस by diploid megaspore mother cell,
डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। अच्छा, थर्ड कैटेगरी, थर्ड वाली क्या है? थर्ड है आपके पास एक नई कैटेगरी, और थर्ड वाली है नन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। थर्ड वन इज नन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। ठीक है। अब ये क्या है, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगेन होगा, लेकिन हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग। तो यहाँ पर जो हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, अब जाहिर सी बात है एग है तो इसकी प्लॉयडी क्या होगी? एन, और इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एम्ब्रियो यहाँ क्या बनेगा? एन, हैप्लॉयड बनेगा। और इसी नॉन रिकरेंट को ही हम पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसी नॉन रिकरेंट को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जब अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो जाए, अब आपको हमने एग तो बताया नहीं, यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, ये मेगास्पोर पर आपको ये फोकस करना है। ये जो मेगास्पोर आपने देखा है ना, यहाँ पर आप फोकस कीजिए। देखिए इस मेगास्पोर को, ये जो मेगास्पोर है इस पर फोकस कीजिए। मेगास्पोर आया, ये क्या है? मेगास्पोर। अब इसकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई। कौन सी डिवीजन हुई? माइटोटिक। फर्स्ट माइटोटिक यानी कि माइटोसिस। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? दो न्यूक्लियस बने, दोनों अपोजिट पोल में मूव कर जाएंगे। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, इन दोनों से क्या होंगे? दो दो यानी कि 4 न्यूक्लियस बनेंगे। नाउ थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगी, तो यहाँ पर दोनों पोल की तरफ 4 बनेंगे, लेकिन दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। दोनों तरफ से एक एक सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, और इसी की वजह से हम इसको कहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई, है ना, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये बने एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल के हिस्से रह गए, और यहाँ पर ये जो है ये एग है और ये सिनर्जिड्स है। आपको इसके एग पर फोकस करना है। ठीक है। हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे अगेन जब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये जो एग है ये हैप्लॉयड है। ये एग का बिना फ्यूजन के यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ये एग ही डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में, तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंट यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। तो अब इतना आपने कर लिया, ये पूरा का पूरा क्या आपने किया? एपोमिक्सिस किया, यानी कि अभी आपने जो पढ़ा है वो एपोमिक्सिस की। ठीक है। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। सो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, बताएं ये क्लासेस कैसी लगती हैं, आपके लिए फ्रूटफुल हैं या नहीं है। बहुत कोशिश और करके, बहुत मेहनत करके आपके लिए बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से निकाल कर आपके लिए ये नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो होप सो, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो एनसीईआरटी ही आपका टारगेट है, एक एक लाइन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ अब ध्यान से देखें, इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यानी कि एक एक करके हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में रूट, स्टेम या लीफ जो होंगे उसी से क्या होगी? रिप्रोडक्शन होने वाली है। ठीक है। अब देखिए, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और प्रोपागेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या हो रहा है? न्यू प्लांट्स तो बनेंगे, लेकिन वो न्यू प्लांट्स किसके हेल्प से बनेंगे? यहाँ पर आपको बताया या तो रूट्स या तो स्टेम या तो लीव्स, है ना। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि या तो वो रूट से बनेगा या स्टेम से या लीफ से। ठीक है। उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम को, फिर हम डिस्कस करेंगे रूट्स एंड लीव्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। अब स्टेम में अगर हम देखें तो सबसे पहला कैटेगरी आता है आपका कि इसमें आती है रनर। तो स्टेम में सबसे पहली कैटेगरी आएगी रनर की। अब रनर का क्या मतलब है ना, रनर किसे कहेंगे, ये देखिए। रनर में सबसे पहले अगर आप देखें, आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है, एक डायग्राम दिख रहा है, और ये जो डायग्राम है ये इसका एग्जाम्पल है, यानी कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा साइनाडोन। साइनोडोन, साइनोडोन का कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन नाम है दूब ग्रास। दूब घास आपने सुना होगा, दूब ग्रास है ना, यानी कि दूब घास, ठीक है। ये आपके पास है, ये एक दूब घास है। ये रनर की तरह, यानी कि इसको हम बोलते हैं रनर, यानी कि रनर की तरह ये एक जगह से दूसरी जगह इसकी प्रोपागेशन होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक अगर मान ले कि ये मेन प्लांट है, मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये मेन प्लांट है, ठीक है, ये मेन प्लांट यहाँ है, इसकी जड़ यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके एरियल पोजीशन से क्या होगा, हॉरिजेंटल नोड निकलेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल यहाँ पर स्टेम निकला। इस स्टेम में ने जहाँ पर एक बार दोबारा मिट्टी को टच किया, वहां पर दोबारा से इसके रूट्स निकल जाएंगे, लीव्स निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह इसके हॉरिजेंटल आप देखें तो ये फिर से स्टेम निकलेगा, और दोबारा से ये मिट्टी टच करेगी और दोबारा से ये प्रोपागेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये मान लीजिए हॉरिजेंटल सरफेस है, ये मिट्टी की सतह है, मिट्टी का सरफेस है, सॉइल सरफेस है। यहाँ पर मान लीजिए एक प्लांट था, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पर था। अब इसके हॉरिजेंटल से क्या हुआ, एक स्टेम निकला, और इसने जहां भी मिट्टी को टच देखा वहां पर फिर से वापस से ये क्या करेगी, इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वापस से इसकी स्टेम निकलेगी, फिर से मिट्टी को टच करेगी, फिर से वहां पर इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में ये जो कनेक्शन है ना, ये एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, वो हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल। उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, हॉरिजेंटली जा रही है ना, ऑब्लिक नहीं जा रही, हॉरिजेंटल जा रही है। और एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में क्या है, मेनी नोड्स हैं, मेनी नोड्स इन बिटवीन टू प्लांट्स, मेनी नोड्स हैं एंड इंटरनोड्स हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। और इस प्लांट को बनने के बाद ये एक पेरेंट और दूसरे प्लांट के बीच में कनेक्शन टूटा नहीं है, कनेक्शन ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ये है रनर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड है आपके पास ऑफसेट। ये देखिए, ये ऑफसेट का बेस्ट एग्जांपल ये देखा होगा आपने, इसको आप बोलते हैं वाटर हाइसिंथ या इकॉर्निया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया। तो ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं ये इकॉर्निया का प्लांट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इकॉर्निया, जिसे आप वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो ये है इकॉर्निया, इसी को आप बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, इसके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। अब इसे क्यों बोलते हैं, देखिए हुआ क्या कि ये इंडियन प्लांट है ही नहीं, ठीक। अब ये यूरोप से आया, वहाँ पर देखा गया कि इसके प्लांट्स जो है, इसकी बड़ी अट्रैक्टिव लीव्स हैं और बड़ा ही अट्रैक्टिव फ्लावर है। तो ये पर्पल कलर का जो फ्लावर है बड़ा ही अट्रैक्टिव दिखा। तो अपने ये अट्रैक्शन की वजह से, ये एक एग्जॉटिक प्लांट है, एग्जॉटिक मतलब बाहर से लाया गया प्लांट है, हमारा ये प्लांट नहीं है, इंडिया का प्लांट नहीं है। तो अपने खूबसूरत पौधे यानी कि खूबसूरत लीव्स एंड फ्लावर्स की वजह से ये आया। बट ये आने के बाद क्या हुआ कि ये हमारे जी का जंजाल बन गया। कैसे, आप इस डायग्राम में देखिए, आप एक जगह अगर इसे आप थ्रो कर देंगे ना, ये बहुत कम समय में पूरे वाटर बॉडी पर फैल जाता है। अब देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस वाटर बॉडी में नीचे कोई और ऑर्गेनिज्म रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे से ये पूरा छापामारी करता है कि पूरी सनलाइट को ये रोक लेता है, यानी कि खुद ही लेगा, नीचे सनलाइट पेनिट्रेट करके जा ही नहीं पाएगी, और नीचे से पूरे न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेता है, यानी कि ऊपर से ना सनलाइट जा सकती है, नीचे से ना न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये सिर्फ यही और यही ग्रो करेगा, इसीलिए एक तरह का जी का जंजाल बन गया था। और ये बंगाल की बात है तो हम इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि लाकर फर्स्ट टाइम वहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, वहीं के वाटर बॉडी में। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कि ये ग्रो कैसे करता है और इसको हम ऑफसेट के नाम से क्यों जानते हैं और ऑफसेट का मतलब क्या है, ये देखिए।
अगर आप ऑफसेट की बात कर रहे हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रनर इन एक्वेटिक कंडीशन। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक्वेटिक कंडीशन होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये एक्वेटिक का एक तरह से रनर है। अब मान लीजिए ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर क्योंकि ये इकॉर्निया के एग्जाम्पल है, ये एक्वेटिक कंडीशन की है, तो सब में क्या है, एरेनकाइमा है, स्पॉन्जी सेल्स है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर मान लीजिए प्लांट है, रूट भी क्लस्टर्स में है और जो लीव्स हैं ये भी क्लस्टर्स में है। ठीक, एक यहाँ से निकलेगा स्टेम, ध्यान से देखिएगा इसको कि यहाँ पर एक स्टेम निकलेगा और जैसे ही उसकी पहली नोड आएगी, पहली नोड, ठीक है, वहीं से दूसरा प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, दूसरा इंडिविजुअल प्लांट ग्रो हुआ। और ताजुब की बात यह है, और इसी तरह इसके निकलेंगे पहले ही नोड, उसी जगह पर रूट्स एंड इसके लीव्स ओरिजिनेट होने शुरू हो जाएंगे। और ताजुब की बात यह है कि इसमें ये कनेक्शन टूट जाता है, तो एक प्लांट के और दूसरे प्लांट के बीच में कनेक्शन टूट जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये इंडिविजुअल प्लांट उस पानी में जगह जगह फ्लोट कर सकता है और जहां जाएगा वहीं पर ये अपना इंडिविजुअल बनाना शुरू कर देगा। फिर इसके इंडिविजुअल का बीच का कनेक्शन टूटेगा और फिर वो फ्लोट करते रहेंगे और धीरे धीरे पूरे पानी पर फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ पर आपने क्या देखा था, कनेक्शन टूट नहीं रहा है, कनेक्शन अभी भी है। यहाँ पर आपने क्या देखा, कनेक्शन टूट गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसका कनेक्शन टूट चुका है। नाउ ये होता है ऑफसेट, इसका एग्जाम्पल है, एक तरह से हम इसको एक्वेटिक रनर के नाम से भी जानते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी आती है आपकी ट्यूबर। ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। बेस्ट एग्जाम्पल पोटैटो। आपने आलू घर में लाए होंगे तो आपने देखा होगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको आप बोलते हो आई। एक्चुअली ये एक नोड का पोजीशन है, यहाँ नोड है। ठीक है, और इसी जगह पर क्या होता है, देख पा रहे हैं आप, व्हाइटिश येलो कलर का यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है इनके नोड के पास से, है ना। और इसी तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है ट्यूबर्स। नेक्स्ट आता है, ये पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास राइजोम। राइजोम में अगर आप देखें, ठीक है, तो राइजोम का अगर हम देखें तो राइजोम में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो जिंजर यानी कि अदरक, यहाँ है आपके पास बनाना, और ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है, तो इस जगह पर ये तीनों ही क्या है, स्टेम है ना। और ये राइजोम की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये हॉरिजेंटली ग्राउंड में, सॉइल के अंदर ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सॉइल सरफेस है तो इसमें हॉरिजेंटली ये ग्रो करेंगे, वर्टिकली नीचे की तरफ नहीं आएंगे, जैसे मूली गाजर जाते हैं, रूट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये स्टेम है। अगर हम इसका देखें तो ये इनके क्या है, नोड्स हैं, देख पा रहे हैं आप, ये नोड्स हैं जहाँ इनके स्केली लीव्स प्रेजेंट है, ये सब इनके नोड्स हैं। अब इसी एक नोड में यहाँ देखिए इसकी स्टार्ट हो गई है जर्मिनेशन न्यू प्लांट में, यहाँ पर इसके नोड्स में यहाँ देख रहे हैं आप स्टार्ट हो गई है। इसी तरह आप टर्मरिक के केस में भी देख रहे हो, यहाँ पर न्यू प्लांट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ रही है, ये क्या है, कौन सा पोजीशन है, ये इसका नोड है। यहाँ पर ये क्या है, इसका नोड है। और इस तरह से ये जो हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं ये राइजोम की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज योर बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। अब इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये जो येलो पोर्शन देख पाते हैं ना, ये एक कंडेंस्ड रिड्यूस्ड स्टेम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे एडवेंटिशियस रूट्स होती है, आप घरों में भी देख पा रहे होंगे, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती है। बाहर कुछ ऐसे टिश्यू जैसे इसके छिलके निकलते हैं जिसको आप बोलते हैं ट्यूनिक। ठीक है, ट्यूनिका या ट्यूनिक, ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर बल्ब की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप इसको काटेंगे, अगर इसको आप कट करें तो आप देख पाएंगे इनके फ्लेशी लीव्स है, यहाँ पर फ्लेशी लीव्स। फ्लेशी लीव्स को हम खाते हैं, और इसमें अगर पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो जनरली बच्चों ने आंसर दिया था ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये इसका न्यूट्रिएंट है, ये एडिबल है। ये रही बाहर की ट्यूनिका जो कि स्केली लीफ है, इसको हम छीलकर फेंक देते हैं। जब आप कट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं अंदर की तरफ, और जो कि बाहर से आप देखेंगे कि वहीं से ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ये अनियन किस कैटेगरी में आ गए, बल्ब की कैटेगरी में। एक और एग्जाम्पल है गार्लिक। गार्लिक भी बर्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कॉर्न। कॉर्न में क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है, कोलोकैशिया।
आपने देखा होगा अरबी टाइप, है ना, अरबी भी इसमें आ जाते हैं। कोलोकाशिया, कोलोकाशिया में देखिए ये नोड है, ये नोड्स है ना, ये लाइन लाइन देख पा रहे हैं आप, ये नोड्स हैं, और इसी नोड में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से इसके किस तरह से बर्ड निकल गए, है ना। तो यहाँ पर इसके बर्ड निकल गए, अब ये एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके एडवेंटिशियस रूट्स हैं, तो यहाँ पर ये डॉटर कॉर्न निकल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर इसके लीव्स निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये न्यू प्लांट की तरफ फिर निकल जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल याद करना है आपको, सिर्फ कॉर्न में आपको एग्जाम्पल याद करना है, कोलोकाशिया। नेक्स्ट आता है आपके पास सकर। अब सकर क्या है? सकर का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्राइसेंथेमम। ये प्लांट जो दिख पा रहे हैं आप, ये क्राइसेंथेमम का है, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्राइसेंथेमम दिखता कैसा है? ये आपने सर्दियों में फूल ऐसे देखे होंगे, है ना, ये है। अब इसमें सकर क्या है ये देखिए, सकर को अगर आप नोट कर पाए यहाँ पर, तो सकर यहाँ पर ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के लोअर, क्योंकि ये सॉइल का सरफेस दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे से, यानी कि सॉइल के नीचे से इसका एक स्टेम निकला, और इस स्टेम क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अगर ये सॉइल सरफेस है तो इसके नीचे से एक स्टेम निकलेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जहां पर ये ग्राउंड को टच किया, ऐसे ऊपर की तरफ गया, वहीं पर एक न्यू प्लांट्स निकलेंगे। देख पा रहे हैं आप, वहीं पर एक न्यू प्लांट निकलेगा। यहां से भी एक निकला था, तो ऑब्लिकली गोज अपवर्ड, तो इसको आप कहते हैं सकर। एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम। एक नेक्स्ट आता है, और ये लास्ट कैटेगरी आती है स्टेम के वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, वो आता है स्टोलोन। स्टोलोन का एग्जाम्पल आपको याद करना है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अब इस प्लांट को देखें, अब ये एक स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है। अब इस एक प्लांट को देखिए, ये इसका कनेक्शन, ये एक दूसरा प्लांट है। अब आप देख पा रहे हैं ये धरती के ऊपर ही है, लेकिन ये ऑब्लिक निकला हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ये हॉरिजेंटली ग्रोथ नहीं है उसकी, ऑब्लिक ग्रोथ हुई है। यानी कि मान लीजिए एक सॉइल सरफेस है, यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, तो इसकी जो निकलेगा ये हॉरिजेंटली ग्रो नहीं करेगा, तब तो ये रनर बन जाएगा, ये ऑब्लिक ग्रो करेगा, ऑब्लिक। ये इस तरह से टच करके यहाँ पर प्लांट बनाया, फिर इसकी ऑब्लिक ग्रोथ होगी। तो ये जो ऑब्लिक है ना, इसकी वजह से ये आ गया स्टोलोन की कैटेगरी में। इसके दोनों के कनेक्शंस हॉरिजेंटल नहीं है, अगर हॉरिजेंटल रहते तो ये रनर बन जाता। ये क्या है? ऑब्लिक है, तो ये आ गया स्टोलोन की कैटेगरी में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में स्टेम को लेकर, यानी कि जो स्टेम का पोर्शन था उसको। नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे रूट्स एंड लीफ को लेकर, रूट्स एंड लीफ को लेकर, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स बाय रूट्स एंड लीव्स। आज हमने स्टेम को देखा एंड एपोमिक्सिस देखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। बताइएगा ज़रूर कि क्लासेस लगती है आपको कैसे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अपने रूट्स एंड स्टेम को लेकर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।